एसीएल रिवीजन सर्जरी मतलब एसीएल की दोबारा सर्जरी करना। दोस्तों आखिर आपका जो पहली सर्जरी है वो क्यों फेल हुई, दोबारा चोट लगी या वो धीरे धीरे अपना आप फेल हो गई, और कौन सी रिवीजन सर्जरी करवानी चाहिए, कौन सी रिवीजन सर्जरी सबसे अच्छी रहती है, कैसे रिवीजन सर्जरी करते हैं, अपनी एसीएल सर्जरी को कैसे बचाया जाए ताकि वो फेल नहीं हो, हम सभी भी बात करेंगे यार। मेरा नाम डॉक्टर मनोहरा, मैं हेड सर्जन टीम ऑर्थोस, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों जब आपका एसीएल सर्जरी फेल हो गया है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे इससे चालू कर। तो जब आपने एसीएल सर्जरी कराई है उसके बाद भी अगर आपको लचक आ रही है, आपका पैर ढीला है, कट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका लिगामेंट ढीला पड़ गया है, या फिर कई बार दोबारा चोट लग जाती है तो वो टूट गया है। कई बार अपना भी धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन करते करते आपको लगता है कि पैर में उतनी टाइटनेस नहीं, वो लूज पड़ा है, तो रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आखिर रिवीजन सर्जरी में क्या किया जाता है और जो पुरानी सर्जरी वो फेल क्यों हुई, उससे कुछ रीजंस पता करने पड़ते। सबसे पहले जब कोई पेशेंट आता है दोस्तों सर्जरी के बाद यही सब सिम्टम्स लेके, तो हम पता करने की कोशिश करते हैं आखिर इसकी सर्जरी फेल क्यों हुई है। तो सर्जरी फेलियर का पहला कारण रहता है इन्फेक्शन, कि आपको इन्फेक्शन हो गया था, उस वजह से डिब्राइडमेंट हुआ और आपकी सर्जरी फेल हो गई। दूसरा रहता है कि आपकी जो सर्जरी है उसमें जो टनल प्लेसमेंट, जो फीमर का टनल है, जो टीबिया का टनल है, वो मिसअलाइन है, वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली प्लेस नहीं करेगी, तो वो भी फेलियर कर सकता है। आपका सर्जरी एसीएल की अच्छी है पर उसके साथ साथ एएलएल या पीसीएल या कोई और लिगामेंट का भी डैमेज था जिसको एड्रेस करना भूल गए पहली सर्जरी में, या उसका इलाज नहीं करा, आपने सिर्फ एसीएल का इलाज कराया पर एएलएल एंटीओलेटरल लिगामेंट को स्ट्रेंथन नहीं करा या उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करा, या फिर आपने एमसीएल या एलसीएल का पूरा इलाज नहीं कराए, तो भी फेलियर में आपकी एसीएल सर्जरी जा सकती है। आपको दोबारा चोट लगी उस वजह से जा सकती है। आपका जो नया एसीएल होता है वो 6 महीने तक कमजोर रहता है जो नया बनता है। अगर 6 महीने के दौरान कल को आपको झटका लगता है, आप उसे वजन देते हो, तो भी वो लिगामेंट लंबे हो जाते हैं और ढीले पड़ जाते हैं और वापस लचक दे देते हैं। इस कंडीशन में भी एसीएल सर्जरी रिवीजन की जरूरत है। अगर एसीएल सर्जरी अभी कन्वेंशनल स्क्रू मेथड से हो रहा है और हम दोबारा उसी से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो फेलियर की रेट और भी ज्यादा है। अगर आप सोचिए कि एक दीवार में एक स्क्रू लगा हुआ है, अब आपको वो स्क्रू निकाल के दोबारा स्क्रू लगाना है, तो वो स्क्रू ढीला रहेगा पहले दिन से, क्योंकि दीवार में ऑलरेडी खड्डा है। मोस्टली सर्जन्स क्या करते हैं, आपके पुराने स्क्रूज या इम्प्लांट निकालते हैं, उसमें बोन ग्राफ्टिंग की जाती है, मतलब आपके लेग क्रेस्ट से बोन लेके वहां पे भरी जाती है और आपको घर भेज दिया जाता है। 6 महीने बाद एक और सर्जरी होती है जब तक वो हड्डी भर जाती है। अगर रिवीजन सर्जरी हमें स्क्रू मेथड से करनी है तो हमें 2 सर्जरी करवानी पड़ती है। पहले स्क्रू निकाल के, या अगर स्क्रू घुल गया है तो उसमें बोन ग्राफ्टिंग करना है। सेकेंड सर्जरी हमें करनी पड़ती है वापस एसीएल की स्क्रू। अगर हम यही चीज फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से करें तो दोस्तों आपको 2 सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 1 सर्जरी में ही काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्रू का फिक्सेशन आपके जो टनल है उसके अंदर है, मेटाफाइशियल इंटरफेरेंशियल फिक्सेशन। जब हम इंटरनल ब्रेस सर्जरी करते हैं तो उसमें कॉर्टिकल फिक्सेशन होता है, उसमें बटन लगते हैं नीचे। जब हम कॉर्टिकल फिक्सेशन करते हैं, ऊपर वाला बटन और नीचे वाला बटन और ये ब्लू आपका नया एसीएल, ये जो बटन होता है दोस्तों ये हड्डी के ऊपर लगता है, तो जितना बड़ा खड्डा होता है उससे ज्यादा बड़ा बटन लगाया जाता है। तो बटन का फिक्सेशन कॉर्टिकल है, इंटरफेरेंशियल नहीं है, अंदर नहीं है, मेटाफाइशियल नहीं। कॉर्टिकल फिक्सेशन आप लगा सकते हैं और ये ढीला नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्सेशन बाहर है, इसीलिए इसकी स्टेज 1 का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहली एक ही स्टेज में इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपका पुराना लिगामेंट पुराने निकाल सकते हैं और नया बना सकते हैं, और आपको बोन ग्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती स्टेज 1। दूसरा, क्योंकि इंटरनल ब्रेस सर्जरी में हम आपके जो नया लिगामेंट बना है उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं फाइबर। मोस्ट कॉमनली लिगामेंट या टेंडन जो मैं यूज करता हूँ एसीएल बनाने के लिए रिवीजन सर्जरी का, पेरोनिस लॉन्गस। क्योंकि पहली सर्जरी में जनरली हैमस्ट्रिंग टेंडन कंज्यूम हो जाते हैं। जो हैमस्ट्रिंग टेंडन रीग्रो है वो बिल्कुल ट्यूबुलर रीग्रो नहीं होते, वो फ्लैट से रीग्रो होते हैं, तो उनको दोबारा हार्वेस्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए रिवीजन सर्जरी में जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है लिगामेंट की बनाने के लिए टेंडन की, वो रहती है पेरोनिस लॉन्गस, मतलब आपके एंकल के पास से। इसके अलावा हम बहुत आगे और भी जगह से टेंडन ले सकते हैं, जैसे कि हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन ले सकते हैं, हम बोन पटेला बोन टेंडन ले सकते हैं, पर पेरोनिस लॉन्गस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन। आपका जो नया एसीएल बनेगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा फाइबर टेप। एक ही स्टेज में सर्जरी होगी। फाइबर टेप आपके जो नए लिगामेंट है उसको लंबे होने से, खींचने से, फटने से बचाएगा। इसी कारण रिवीजन सर्जरी के अगले दिन से पेशेंट पूरा वजन डाल के जा सकता है, पाँव बैंड कर सकता है और बहुत ही जल्दी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है। 3 मंथ्स में रनिंग प्रोग्राम चलता है। कई बार इन्वेस्टिगेट जब हम करते हैं कि आखिर फेलियर क्यों हुआ, तो उसके अंदर टिबियल स्लोप का भी बहुत
बड़ा रोल रहता है। तो हम एक्सरे से पता लगाते हैं कि जो टिबियल स्लोप है वो कैसे। कई बार टिबियल स्लोप अगर एनाटॉमिकल नहीं है तो रिवीजन सर्जरी में टिबियल स्लोप ठीक करना भी जरूरी। दूसरा, मोस्टली रिवीजन सर्जरी में पिवोट शिफ्ट टेस्ट एक होता है, वो बड़ा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ALL एंटीरियो लेटरल लिगामेंट है, सो रिवीजन ACL सर्जरी में हम एंटीरियो लेटरल लिगामेंट चेक करते हैं और हमें लगता है कि अगर बोलो तो एंटीरियो लेटरल लिगामेंट का भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, जो कि रिवीजन सर्जरी में काफी ज्यादा बार करना पड़ता है। सो रिवीजन सर्जरी इंटरनल ब्रेस से स्टेज 1 में हो सकती है। इसके अलावा फेलियर क्यों हो इसका पता लगाना जरूरी है। दोबारा फेलियर नहीं हो इसलिए हम टिबियल स्लोप ठीक कर सकते हैं, हम ALL का ऑपरेशन कर सकते हैं। साथ में अगर कोई और एसोसिएटेड लिगामेंट इंजरी है तो उसको भी ठीक करना जरूरी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म आपका ACL सर्जरी चले और आपको दोबारा फेलियर की जरूरत। सो अगर आपकी ACL सर्जरी फेल हुई है या आपके हमारे में ACL टीयर लिखा हुआ है तो आप हमें अपना डाउट भेजिए व्हाट्सएप पे, और उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा ढंग से आपकी हमारे स्टडी करके।